अगर आप हैमलेट की कहानी को समझते हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसे दुनिया में जाने के लिए जहां बदला, धोखा और मौत एक साथ खेलते हैं। सोचिए, एक राजकुमार जिसके पिता की हत्या उसके अपने चाचा ने की और अब वही चाचा उसकी मां से शादी करके राजा बन चुका है। क्या हैमलेट सच में पागल है या ये सिर्फ एक खतरनाक खेल है? टू बी और नॉट टू बी का असली मतलब क्या है? और आखिर में कौन बचेगा, सच्चाई या साजिश? आज की इस वीडियो में हम महान लेखक शेक्सपियर की बहुत ही फेमस बुक हैमलेट की पूरी कहानी के पांचों एक्ट को आसान भाषा में समझेंगे, जो आपको हिला कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं एक्ट 1 से। तो इस विस्तृत अध्ययन की शुरुआत में ही ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम हत्या या बदले की पुरानी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, आज हम उन गहराइयों में जाएंगे जहां इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोने और डर छिपे होते हैं। इस कहानी का पहला भाग यानी एक्ट 1 वो महज एक शुरुआत नहीं है। सही कहा, वो एक तरह से पूरी नींव है ना। एग्जैक्टली, ये वो जमीन है जिस पर शक, राजनीति और मानसिक घुटन की एक बहुत ही जटिल इमारत खड़ी होती है। और मजे की बात देखिए, कहानी की शुरुआत राजमहल के किसी आरामदायक गर्म कमरे से नहीं होती। हाँ, वो हमें सीधे डेनमार्क के एल्सिनोर किले की छत पर ले जाती है। मतलब सोचिए, आधी रात का समय है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहां पहरेदार खड़े हैं। और उस भयानक सन्नाटे में एक आवाज आती है, कौन है वहां? उफ, ये जो संवाद है ना, कौन है वहां, ये सिर्फ एक सवाल नहीं लगता मुझे। मतलब अगर गहराई से देखा जाए तो ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। बिल्कुल, हर किरदार यही तो जानने की कोशिश कर रहा है कि सामने वाले इंसान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वही तो। और उसी अनिश्चितता के बीच वो घटना घटती है जो इस कहानी को अचानक से एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर में बदल देती है। हाँ, वो मृत राजा का भूत यानी हैमलेट के पिता का भूत अचानक धुंध से निकलकर सामने आता है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है? वो कुछ बोलता नहीं है, एकदम खामोश। भूत का अचानक आना और चुप रहना, मतलब ये किसी खतरे का बहुत बड़ा संकेत है। और उस भूत के पहनावे पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। वो सफेद चादर ओढ़े कोई आम भूत नहीं है। उसने सिर से पैर तक युद्ध का भारी कवच पहना हुआ है। राजसी कवच। हाँ, राजसी कवच। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संकेत है। डेनमार्क का राज्य इस वक्त वैसे भी तनाव में है क्योंकि नॉर्वे का युवा राजकुमार फॉर्टनब्रास युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो क्या राजा के भूत का इस तरह कवच पहनकर आना राज्य पर मंडराते किसी बाहरी सैन्य संकट का प्रतीक हो सकता है? शुरुआत में पहरेदारों को यही लगता है, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये साफ हो जाता है कि असली खतरा बाहर से नहीं है। खतरा महल की दीवारों के अंदर ही पल रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं पर होरेशियो के किरदार की अहमियत समझ में आती है। होरेशियो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो भूतों या अंधविश्वासों पर आसानी से यकीन कर ले। हाँ, वो तो एक पढ़ा लिखा, तर्क के आधार पर सोचने वाला इंसान है। शुरुआत में तो वो पहरेदारों का मजाक भी उड़ाता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन जब वो खुद उस खौफनाक आकृति को देखता है ना, तो उसके सारे तर्क धरे के धरे रह जाते हैं। एक तर्कवादी इंसान का डरना ये दिखाता है कि ये कोई वहम नहीं है। डेनमार्क पर सच में एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है। होरेशियो तुरंत इस अपशकुन की तुलना जूलियस सीजर की हत्या से पहले रोम में हुए भयानक संकेतों से करता है। होरेशियो का डरना इस बात की मोहर है कि प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जब एक राजा की अप्राकृतिक तरीके से मौत होती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका संकेत देता है। और इसके बाद वो लोग तय करते हैं कि इस भूत के बारे में हैमलेट को बताना ही होगा। और यहीं से यह चर्चा किले की ठंडी और अंधेरी छत से निकलकर सीधे राजदरबार की चकाचौंध में पहुंच जाती है। लेकिन उस चकाचौंध में भी एक अलग ही तरह का अंधेरा है। किले की छत पर जो अंधकार था वो प्राकृतिक था, पर दरबार में जो अंधकार है वो दिखावे का है। दिखावा, बिल्कुल। नया राजा क्लॉडियस, जो हैमलेट का सगा चाचा है, वो सिंहासन पर बैठा है और उसके बगल में बैठी है रानी गटरूड, जो हैमलेट की माँ है। क्लॉडियस ने गटरूड से शादी कर ली है। और यहाँ क्लॉडियस दरबार में जो भाषण देता है ना, वो किसी चतुर राजनेता की तरह है जो अपनी खराब छवि को सुधारने में लगा हो। मुझे तो वो एकदम किसी चालाक पीआर मैनेजर की तरह लगता है, मतलब जो डैमेज कंट्रोल में लगा हो। बहुत सही तुलना की आपने। क्लॉडियस के शब्द कूटनीति का एक बहुत ही सटीक और खतरनाक उदाहरण है। वो कहता है कि एक आंख में आंसू है क्योंकि उसके भाई की मौत हुई है, और दूसरी आंख में खुशी है क्योंकि उसने शादी कर ली है।
मतलब शोक और उत्सव को एक ही वाक्य में पिरो दिया उसने। हाँ, और यही इस नाटक के एक बड़ी थीम सच्चाई बनाम दिखावा को स्थापित करता है। वो बाहर से एक जिम्मेदार और दुखी भाई दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सत्ता का भूखा है। वो पूरे दरबार को यकीन दिला देता है कि जो भी हुआ है वो राज्य की भलाई के लिए है। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, गर्ट्रूड के बारे में क्या कहा जाए? गर्ट्रूड का मनोविज्ञान हमेशा से बहुत जटिल रहा है। वही तो, क्या वो सच में इतनी जल्दी अपने पति की मौत के दुख को भूल गई, या फिर राजशाही में एक विधवा रानी का बिना राजा के रहना असुरक्षित होता है? शायद ये शादी उसकी कोई बड़ी राजनीतिक मजबूरी थी जिसे हैमलेट समझ नहीं पा रहा है। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। उस युग में महिलाओं, यहाँ तक कि रानियों के पास सत्ता तब तक ही होती थी जब तक कोई पुरुष उनके साथ हो। गर्ट्रूड के लिए ये शादी शायद अपने वजूद को बचाने का एक समझौता हो। लेकिन हैमलेट के नजरिए से देखें तो हैमलेट के लिए ये भयानक है। उसके पिता को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। वो गहरे काले कपड़ों में दरबार में खड़ा है। उसके लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं है, ये उसके मृत पिता की यादों के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा है। जब क्लॉडियस और गर्ट्रूड सबके सामने हैमलेट को ताना मारते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि मौत तो प्रकृति का नियम है, तुम्हारा इतना दुखी रहना प्रकृति के खिलाफ है। मतलब सोचिए, एक बेटे से कहा जा रहा है कि पिता की मौत का शोक मनाना कमजोरी है। बिल्कुल। और जब दरबार खत्म होता है और हैमलेट अकेला बचता है, तब हमें उसका पहला स्वगत कथन यानी सलोलिक्वी सुनने को मिलता है, जहां वो खुद से बात करता है। वो कहता है कि ये दुनिया उससे एक ऐसे बगीचे की तरह लगती है जिसमें सिर्फ सड़े गले और जहरीले पौधे उगाए। इस स्वगत कथन में हैमलेट की मानसिक घुटन पूरी तरह खुलकर सामने आती है। वो इतना टूट चुका है कि उसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। बाप रे। वो कहता है कि अगर ईश्वर ने आत्महत्या को पाप ना माना होता तो वो अपनी जान दे देता। उसका दर्द अपने पिता की मौत से कहीं ज्यादा अपनी माँ के विश्वासघात को लेकर है, भी उस इंसान के जो उसके पिता के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच होरेशियो वहां आता है और हैमलेट को उस भूत के बारे में बताता है। हैमलेट की सुन पड़ चुकी जिंदगी में जैसे अचानक कोई चिंगारी सुलग उठती है। जब अपने ही लोग अचानक इस तरह बदल जाएं, तो इंसान कैसा महसूस करता है? क्या किसी ने इस तरह का मानसिक संघर्ष करीब से महसूस किया है? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर लिखें। अपनों का बदलना किसी भी इंसान के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर सकता है। और खैर, राज परिवार के इस दमघोटू माहौल से निकलकर अब कहानी एक दूसरे परिवार की तरफ मुड़ती है। हाँ, पोलोनियस का परिवार, जो राजा क्लॉडियस का मुख्य सलाहकार है। बाहर से देखने पर लगता है कि शायद ये एक आम और सामान्य परिवार होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस परिवार में भी भावनाओं को कुचलने का एक अलग ही खेल चल रहा है। पोलोनियस का बेटा लेयर्टीज पढ़ाई के लिए फ्रांस वापस जा रहा है, और जाने से पहले वो अपनी बहन ओफेलिया को कुछ सलाह देता है। वो कहता है कि हैमलेट से दूर रहे। उसका तर्क ये है कि हैमलेट एक राजकुमार है, उसकी शादी राज्य के फायदे के लिए तय होगी, इसलिए ओफेलिया के लिए उसका प्यार महज एक जवानी का आकर्षण है। लेयर्टिस का ये तर्क उस समय की कड़वी सामाजिक सच्चाई है, जहां शादियां बस कूटनीतिक संधियों की तरह होती थीं। लेकिन बात सिर्फ लेयर्टिस के भाषण तक नहीं रुकती। असली नियंत्रण तो तब दिखता है जब उनके पिता पोलोनियस का प्रवेश होता है। पोलोनियस अपने बेटे को दुनियादारी की लंबी लंबी सलाह देता है। हाँ, जैसे सोच समझकर बोलना, नए दोस्त जल्दी ना बनाना, अपने कपड़ों पर ध्यान देना और सबसे बढ़कर खुद के प्रति सच्चे रहना। पोलोनियस की बातें बाहर से केयरिंग पिता की तरह लगती हैं। लगती तो है, लेकिन असल में वो एक माइक्रो मैनेजर है जो अपनी बेटी की भावनाओं को पूरी तरह दबा रहा है। हाँ, वो ओफेलिया को सीधे आदेश देता है कि वो हैमलेट से मिलना जुलना बंद कर दे, और ओफेलिया इसका कोई विरोध नहीं करती। वो सिर्फ इतना कहती है, जी पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। अच्छा। ये ओफेलिया का चुपचाप मान लेना, मतलब ये बहुत दुखद है। ये उस समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत क्रूरता से दिखाता है। उसकी अपनी कोई आवाज नहीं है। यहाँ हैमलेट और ओफेलिया की स्थिति में एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। वो कैसे? देखिए, जहाँ हैमलेट अपने पिता की मौत से जूझ रहा है और उसे महल में घुटन हो रही है, वहीं ओफेलिया अपने जिंदा पिता के कड़े आदेशों तले दब रही है। दोनों ही युवा इस भ्रष्ट व्यवस्था की शिकार हैं, बस उनके पिंजरे अलग अलग हैं। बहुत ही गहरी बात कही है आपने। और ओफेलिया का यह चुपचाप मान लेना आगे चलकर उसके मानसिक पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। खैर, अब इस पारिवारिक राजनीति से बाहर निकलकर कहानी उस चरम बिंदु पर पहुंचती है जिसका इंतजार सब कर रहे थे। आधी रात का वक्त। हाँ,
हैमलेट होरेशियो और पहरेदारों के साथ उसके लिए की छत पर भूत का इंतजार कर रहा है। और भूत दोबारा प्रकट होता है। इस बार भूत हैमलेट को इशारे से अकेले में अपने साथ चलने को कहता है। होरेशियो तो डर जाता है। वो हैमलेट को रोकता है कि ये कोई बुरी आत्मा हो सकती है जो उसे पागल कर देगी, लेकिन हैमलेट निडर है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी की वैसे भी कोई कीमत नहीं रह गई है, तो वो अपनी जान की परवाह क्यों करें, और वो भूत के पीछे पीछे अंधेरे में चला जाता है। और जब वो दोनों अकेले होते हैं तब होता है कहानी का सबसे बड़ा धमाका। भूत सन्नाटे को तोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पिता की आत्मा हूं। और उसके बाद वो जो सच्चाई बताता है वो हैमलेट की बची खुची दुनिया को भी तहस नहस कर देती है। भूत बताता है कि उसकी मौत कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी। उसे किसी सांप ने नहीं काटा था, बल्कि असली सांप तो महल में ही मौजूद है। क्लॉडियस ने उसे मारा है। हत्या का ये तरीका बहुत ही खौफनाक और प्रतीकात्मक है। भूत बताता है कि जब वो बगीचे में सो रहा था तब क्लॉडियस ने उसके कान में एक बहुत ही तेज और घातक जहर डाल दिया था। कान में जहर? हाँ, जहर ने तुरंत उसके खून को जमा दिया और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। एक सगे भाई ने सत्ता, ताज और रानी को पाने के लिए अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। ये कान में जहर डालने का तरीका थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब हत्या करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया जा सकता था। मुझे लगता है कि कान में जहर डालना सिर्फ एक शारीरिक हत्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेटाफर है। बिल्कुल, ये एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे क्लॉडियस ने अपने झूठे शब्दों से, अपनी कूटनीति से पूरे राज्य के कानों में जहर घोला है। उसने सबको अपनी मीठी बातों से अंधा कर दिया है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। क्लॉडियस का पूरा साम्राज्य ही कानों में घोले गए जहर यानी झूठी अफवाहों और दिखावे पर टिका हुआ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस खुलासे पर नहीं रुकती। हाँ, भूत एक आदेश भी तो देता है। भूत हैमलेट को एक सख्त आदेश देता है, इस हत्या का बदला लो। लेकिन उसी सांस में वो एक और ऐसी शर्त जोड़ देता है जो हैमलेट के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक जाल बन जाती है। शर्त क्या है? भूत कहता है कि बदला जरूर लेना, लेकिन अपनी माँ गर्ट्रूड को कोई नुकसान मत पहुंचाना। उसे भगवान के न्याय पर छोड़ दो। ओहो, यहीं पर तो असली पेंच फंसता है। हम्म एक तरफ हैमलेट को क्लॉडियस को मारना है और दूसरी तरफ अपनी माँ को माफ करना है। क्लॉडियस को मारना तो एक शारीरिक काम है जो शायद आसान हो, लेकिन अपनी माँ को माफ कर देना मानसिक रूप से एक बेहद कठिन काम है। जिसने उसके पिता के हत्यारे के साथ बिस्तर साझा किया है। ये तो इंसान के बर्दाश्त के बाहर है। हैमलेट का दिमाग इसी विरोधाभास में फंस कर रह जाता है। शारीरिक बदला लेना इंसान के हाथ में है, लेकिन भावनात्मक धोखे को भूल जाना किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। भूत के जाने के बाद हैमलेट पूरी तरह से हिल चुका है। वो जमीन पर गिर पड़ता है और कस्में खाता है कि वो अपने दिमाग से सब कुछ मिटा देगा और सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला याद रखेगा। जब होरेशियो और मार्सेलस उसे ढूंढते हुए आते हैं तो हैमलेट उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताता। वो उनसे अपनी तलवार पर हाथ रखकर राज छुपाने की कसम खिलाता है और फिर वो अपना वो मास्टर प्लान सामने रखता है जो इस पूरे नाटक की दिशा तय करने वाला है। हैमलेट का बड़ा फैसला, वो आगे से पागलपन का नाटक करेगा। फेक मैडनेस। वो अजीबोगरीब हरकतें करेगा ताकि किसी को भी उसके असली इरादों पर शक ना हो। हैमलेट का ये फैसला इस शानदार रिवेंज ट्रेजेडी की असली नींव है। वो ये मानकर चल रहा है कि एक पागल इंसान पर कोई ध्यान नहीं देता। पागलपन का ये मुखौटा उसे दरबार में खुलकर घूमने और सच्चाई का पता लगाने की आजादी देगा। ये एक्ट 1 की मुख्य थीम्स का सारांश है। बदला, सच्चाई बनाम दिखावा, भ्रष्टाचार और पागलपन। बिल्कुल। लेकिन मुझे इस रणनीति पर एक बहुत जरूरी सवाल उठाना है। क्या पागलपन का नाटक सच में एक स्मार्ट कदम है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों को बेवकूफ बनाते बनाते इंसान खुद ही अपने बुने चाल में फंस जाए और अपनी दिमागी शांति खो बैठे? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। ये बात सच है कि जब कोई इंसान बहुत गहरे सदमे में होता है तो उसका दिमाग बचाव का रास्ता खोजता है। हैमलेट का ये नाटक दरअसल उसके असल मानसिक पतन का पर्दा भी हो सकता है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए पागलपन का दिखावा करना कितना सही है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जब आप दिन और रात एक अलग पहचान ओढ़कर जीते हैं तो आपकी असली पहचान धुंधली पड़ने लगती है। वो सोचता है कि उसने एक ढाल पहन ली है, लेकिन ये ढाल इतनी भारी है कि इसे उठाते उठाते वो खुद इसमें उलझ जाएगा। एक्ट 1 एक ऐसे मोड़ पर खत्म होता है जहां बिसात बिछ चुकी है। मोहरे अपनी जगह ले चुके हैं। चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं
जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक कोई मुखौटा पहन लेता है, तो क्या एक दिन वो मुखौटा ही उसका असली चेहरा नहीं बन जाता? बहुत ही भयानक विचार है ये। हैमलेट ने जो पागलपन का मुखौटा पहना है, क्या वो उसे कभी सुरक्षित उतार पाएगा, या ये मुखौटा उसे ही निगल जाएगा? तो ये था हैमलेट बुक का एक्ट 1। आपको इस पार्ट में क्या समझ आया और कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? कमेंट करके बताएं। अब हम शुरू करते हैं एक्ट 2। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां कोई इंसान बचपन से रहा हो, जहां की दीवारें सेफ फील कराती हों। एक सुरक्षित जगह। बिल्कुल। लेकिन अचानक पता चले कि उन दीवारों के कान हैं। पिता ही हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। ये तो बहुत ही खौफनाक है ना? और बचपन के दोस्त मिलने आए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे कोई हिडन एजेंडा हो। मतलब किसी और के इशारों पर काम कर रहे हो। एग्जैक्टली। और सबसे डरावनी बात यह है कि इंसान को यह साबित करना पड़े कि वो पागल नहीं है, जबकि हर कोई उसके दिमाग से खेल रहा हो। हाँ, तो ये कोई मॉडर्न जासूसी थ्रिलर नहीं है। ये डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट की घुटन भरी सच्चाई है। सही कहा। और एक्ट 2 में आते ही वो जो भूत का डर था ना, वो गायब हो जाता है। हाँ, वो सुपरनैचुरल डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अब डर इंसानी फितरत का है। अब असली माइंड गेम्स और जासूसी शुरू होती है। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझेंगे कि कैसे शक एक पूरे समाज को खोखला कर देता है। ये बहुत ही सटीक बात है। इस हिस्से में जो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब क्या सच है और क्या दिखावा है, वो पूरी तरह हावी हो जाता है। हाँ, मतलब कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। पहले एक्ट में जो कत्ल का राज खुला, उसने सिर्फ सत्ता नहीं पलटी, उसने पूरे डेनमार्क का मॉरल फैब्रिक ही तोड़ दिया। सही बात है। जब राजा ही झूठा और हत्यारा हो, तो वो जहर नीचे हर रिश्ते में फैली जाता है। एग्जैक्टली। हर मुलाकात के पीछे एक साजिश नजर आती है, और हम जो बाहर से कहानी देख रहे हैं, हम भी तय नहीं कर पाते कि कौन सच में पागल है और कौन सिर्फ नाटक कर रहा है। तो इसी भूल भुलैया को थोड़ा सुलझाते हैं। जासूसी का ये खेल राजा से शुरू नहीं होता। हाँ, ये दिलचस्प है। बल्कि दरबार के सबसे सीनियर मंत्री पोलोनियस से शुरू होता है। और वो जासूसी किसी दुश्मन की नहीं कर रहा, अपने ही बेटे की कर रहा है। एग्जैक्टली। पोलोनियस अपने नौकर रेनाल्डो को फ्रांस भेजता है, जहां उसका बेटा लेयर्टेस रह रहा है। अब कोई भी सोचेगा कि वो बेटे का हालचाल पूछने नौकर को भेज रहा है, लेकिन निर्देश देखिए कितने अजीब हैं। हाँ, वो सीधी बात करने को मना कर देता है। बिल्कुल। वो कहता है कि सीधे जाके लेयर्टेस से मत मिलना, लोगों के बीच जाकर उसके बारे में झूठी बातें फैलाना। मतलब ये कहना कि वो शराब पीता है या जुआ खेलता है। हाँ, उसका लॉजिक है कि अगर तुम झूठ बोलोगे और लेयर्टेस सच में ऐसा कुछ कर रहा होगा, तो सामने वाला तुम्हारी बात में हामी भर देगा। मतलब एक झूठ का जाल फेंको ताकि सच की मछली पकड़ी जा सके। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, बताइए। वो ये है कि ये घटना पोलोनियस के पूरे कैरेक्टर को खोलकर रख देती है। कैसे? वो सिर्फ एक ओवर प्रोटेक्टिव पिता नहीं है। वो ऐसा इंसान है जिसका पूरा जीवन हेराफेरी और इनडायरेक्ट रास्तों पर चला है। हाँ, उसे सीधी बातचीत पर तो भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल। उसे लगता है कि सच हमेशा किसी चाल से ही बाहर निकाला जा सकता है। ये सत्ता के करीब रहने वालों की बीमारी है। मतलब हर चीज को एक खुफिया ऑपरेशन की तरह देखना। एग्जैक्टली। जब सबसे बड़ा सलाहकार अपने ही खून पर भरोसा नहीं कर सकता, तो डेनमार्क की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा? हाँ, मतलब क्या हम पोलोनियस को ज्यादा ही क्रूअल नहीं मान रहे? आज के जमाने में भी तो कई पेरेंट्स पैरानॉइड होते हैं। वो बच्चों के फोन चेक करते हैं। बिल्कुल। वो ऐसा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते, वो बच्चों को बचाना चाहते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट। तो क्या पोलोनियस का ये कदम सिर्फ एक पिता का डर नहीं हो सकता? बचाव वाजिब लग सकता है, लेकिन फर्क तरीके और परिणाम में है। मतलब? और जब कोई पिता फोन चेक करता है तो वो गलत हो सकता है, लेकिन पोलोनियस जानबूझकर बेटे की छवि खराब कर रहा है। हाँ, वो दूसरों के सामने उसकी बदनामी कर रहा है। बिल्कुल। वो एक रिस्क ले रहा है जहां बेटे की इज्जत दांव पर है, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। और यही सोच आगे तबाही मचाती है। मतलब हर चीज को कंट्रोल करने की चाहत। हाँ, जो इंसान हर रिश्ते को शतरंज की तरह देखेगा, वो अपनों को ही मोहरा बना देगा। और यही हम उसकी बेटी ओफेलिया के साथ देखते हैं। अरे हाँ, ओफेलिया के साथ जो होता है वो तो सच में दिल तोड़ने वाला है। बहुत ही दर्दनाक है। पोलोनियस की इसी बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंचने की आदत का सीधा असर
ओफेलिया और हेमलेट पर पड़ता है। ओफेलिया बहुत ही डरी हुई भाग कर आती है। वो जो सीन बताती है सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। हाँ, जब हेमलेट उसके कमरे में आता है। बिल्कुल, वो राजकुमार जैसा लग ही नहीं रहा था। कपड़े बिखरे हुए, चेहरा एकदम पीला। जैसे नर्क से कोई भूत देख कर आया हो। एग्जैक्टली। उसने ओफेलिया का हाथ जोर से पकड़ा, उसे घूरा और बिना कुछ बोले पीछे की तरफ चलते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इस घटना का साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा है। ओफेलिया के लिए तो ये डरावना था ही, लेकिन पोलोनियस का रिएक्शन देखिए। हाँ, उसने तो तुरंत ही जजमेंट पास कर दिया। बिल्कुल, वो एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि हेमलेट किसी और सदमे में हो सकता है। जैसे पिता की मौत का सदमा। हाँ, वो तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि हेमलेट प्यार में पागल हो गया है। क्योंकि पोलोनियस ने ही ओफेलिया को हेमलेट से मिलने से मना किया था। एग्जैक्टली। उसे लगता है कि उसकी चाल काम कर गई। पोलोनियस को अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं है, वो खुद ही कारण गढ़ लेता है। यहीं पर मुझे हेमलेट की नीयत पर शक होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? हम मानते हैं कि हेमलेट एक मास्टरमाइंड है जो पागलपन का नाटक कर रहा है। लेकिन अगर ये सिर्फ नाटक है, तो ओफेलिया के साथ ऐसा करना तो बहुत क्रूर है ना। बिल्कुल। वो शायद अकेली इंसान है जो उससे सच में प्यार करते हैं। उसे ऐसे डराना कहाँ तक सही है? क्या ये मुमकिन नहीं कि वो भूत वाली बात जानकर सच में अपना दिमागी संतुलन खो रहा हो? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और यही शेक्सपियर की महानता है। ये डिबेट तो सदियों से चल रही है। किसका पागलपन नकली था या असली? हाँ, वो खुद कहता है कि वो नाटक करेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है वो लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। मतलब मुखौटा चेहरे का हिस्सा बन जाता है। एग्जैक्टली। ओफेलिया के कमरे में जाना शायद पूरी तरह नाटक नहीं था। ये एक टूटे हुए इंसान की अनकही पुकार भी हो सकती है। जैसे वो ढूंढ रहा हो कि क्या इस धोखेबाज दुनिया में ओफेलिया सच्ची है? हाँ, और जब उसे लगता है कि वो भी अपने पिता के इशारों पर चल रही है, तो वो बिना कुछ बोले लौट आता है। उफ, ये कितना अकेलापन दिखाता है। बहुत ज्यादा। तो सुनने वाले सभी लोग कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि हेमलेट सच में प्यार में पागल हो रहा था, या ये सब बस उसकी सोची समझी चाल थी? हाँ, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। ये अकेलापन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये महल की सच्चाई बनती जा रही है। हाँ, क्योंकि पोलोनियस ये बात लेकर राजा क्लॉडियस के पास पहुंच जाता है। बिल्कुल, जो बात प्राइवेट थी वो अब ऑफिशियल बन जाती है। और राजा क्लॉडियस भी तो परेशान है। वो पोलोनियस से भी एक कदम आगे निकलता है जासूसी में। हाँ, वो सीधे हेमलेट से नहीं पूछता, वो हेमलेट के बचपन के दोस्तों को बुलाता है। रोजेनक्रैंस और गिल्डनस्टर्न। बिल्कुल। राजा बहुत ही मीठी बातों से उन्हें कहता है कि हेमलेट के साथ रहो और पता लगाओ कि उसे क्या परेशानी है। मतलब बचपन के दोस्त अब जासूस बन गए। ये कितनी दिल तोड़ने वाली बात है। यही राजनीतिक सत्ता की डरावनी सच्चाई है। सत्ता किसी भी रिश्ते को हथियार बना सकती है। राजा जानता है कि हेमलेट और किसी से बात नहीं करेगा। एग्जैक्टली। इसलिए वो उस भरोसे को यूज करता है जो हेमलेट ने बचपन से उन दोस्तों पर किया है। लेकिन चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हेमलेट बहुत तेज है। हाँ, वो तुरंत समझ जाता है। बिल्कुल। उसे कुछ ही पल लगते हैं ये पकड़ने में कि उनकी ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं है। वो सीधे पूछ लेता है कि क्या तुम्हें राजा रानी ने भेजा है? और जब वो गोलमोल जवाब देते हैं तो हेमलेट उनकी आंखों में झूठ देख लेता है। सोचिए उस इंसान की मेंटल स्टेट क्या होगी। पिता मर चुके हैं, माँ ने हत्यारे से शादी कर ली है, प्यार करने वाली लड़की दूर हो गई है और दोस्त धोखा दे रहे हैं। और इसी घुटन में हेमलेट कहता है कि डेनमार्क एक जेल है। हाँ, डेनमार्क इज अ प्रिजन। जब दोस्त कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता, तो वो कहता है कि आजादी विचारों पर निर्भर करती है। मतलब वो महल में कहीं भी जा सकता है, लेकिन दिमाग के अंदर वो कैद है। एग्जैक्टली। ये पैनोप्टिसिज्म है, जहां आपको लगता है कि हर कोई आप पर नजर रख रहा है। हर वफादार चेहरा राजा का मोहरा है। सच कहूं तो अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद सच में पागल हो जाती। कोई भी पागल हो जाता। जब आपको पता हो कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है और आप अकेले सच जानते हैं, तो वो सच एक श्राप लगने लगता है। बिल्कुल। और इसी चरम बिंदु पर महल में कुछ कलाकार आते हैं, नाटक करने वाले। हाँ, ट्रैवलिंग एक्टर्स। ये घटना तो हेमलेट के अंदर एक नया ही तूफान ले आती है। शेक्सपियर ने यहाँ आर्ट और रियलिटी का बहुत अच्छा टकराव दिखाया है। हेमलेट को नाटक बहुत पसंद है। वो एक एक्टर से पिरहास की कहानी पर स्पीच सुनाने को कहता है ना? हाँ, पिरहास जो ग्रीक मैथोलॉजी में अपने पिता की मौत का बदला लेता है। समानताएं बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा छक छोड़ती है वो एक्टर का परफॉर्मेंस है। हाँ, वो बोलते बोलते सच में रोने लगता है। उसकी आवाज कांपने लगती है। एक काल्पनिक कहानी के लिए असली आंसू। जैसे हम कभी-कभी कोई इमोशनल फिल्म देखते हैं
और किसी नकली किरदार के लिए हमारे भी आंसू छलक आते हैं। इसे मनोविज्ञान में कैथार्सिस कहते हैं, बिना असली खतरे के भावनाएं महसूस करना। लेकिन हैमलेट पर इसका असर बहुत ही भयानक होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हैमलेट को बहुत शर्म आती है। वो खुद को कायर कहता है। हाँ, वो सोचता है कि इस एक्टर का कहानी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो इतना रो रहा है। और एक हैमलेट है जिसके पिता का सच में कत्ल हुआ है और वो बस सोच रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। यही हमें हैमलेट का दार्शनिक बोझ समझना होगा। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी का छात्र है। मतलब सिर्फ तलवार उठा के मार देना उसके लिए आसान नहीं है। एग्जैक्टली। एक्टर के पास दुख व्यक्त करने का रूप है, कारण नहीं। हैमलेट के पास कारण है, रूप नहीं। लेकिन क्या हैमलेट सच में इतना बेबस है या वो सिर्फ बहाने बना रहा है? ये सवाल बहुत वैलिड है। भूत ने उसे सीधा बताया कि राजा ने कान में जहर डाला, फिर इंतजार किस बात का? क्या ये ओवरथिंकिंग नहीं है? यही जटिलता उसे महान बनाती है। अगर वो बिना सोचे बस भूत की बात मानकर राजा को मार देता तो क्या होता? लोग उसे ही हत्यारा मानते। बिल्कुल। उस जमाने में भूत को शैतान का रूप भी माना जाता था, जो पाप करवाता है। अच्छा। हाँ मतलब उसके पास कोई गवाह या ठोस सबूत नहीं था? हाँ, उसे एक पक्का सबूत चाहिए था, वरना इतिहास उसे एक सत्ता का लालची कातिल मानता। ये बात तो है। और अपनी इसी कायरता और असमंजस से बाहर निकलने के लिए वो आखिरकार एक मास्टर प्लान बनाता है। और यहीं से कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। बिल्कुल। हैमलेट तय करता है कि वो उन एक्टर्स से एक नाटक करवाएगा। और वो स्क्रिप्ट में कुछ लाइनें जोड़ देता है। हाँ, ठीक उसी तरह हत्या दिखाई जाएगी जैसे उसके पिता की हुई थी, कान में जहर डालना। इस योजना की साइकोलॉजी बहुत शार्प है। कैसे? वो जानता है कि राजा बातों में नहीं फंसेगा, लेकिन जब इंसान अपना अपराध एक कहानी के रूप में अपने सामने सजीव होते देखता है तो उसका ज़मीर उसे धोखा दे जाता है। एग्जैक्टली, सबकॉन्शियस माइंड हावी हो जाता है। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है। हैमलेट का वो मशहूर कोट भी है यहाँ। द प्ले इज द थिंग। नाटक का इस्तेमाल करके सच बाहर ला रहा है। बिल्कुल। बिना हथियार के सीधे राजा के दिमाग पर हमला। तो चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि एक्ट 2 ने पूरी बिसात बिछा दी है। हाँ, सबको लग रहा है कि हैमलेट पागल है, राजा ने जासूस लगा रखे हैं। लेकिन असल में हैमलेट ने राजा को फंसाने का सबसे बड़ा जाल बुन लिया है। बिल्कुल। तो ये था हैमलेट, बुक का एक्ट 2। आपको इस पार्ट में क्या समझ आया और कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? कमेंट करके बताएं। अब हम शुरू करते हैं एक्ट 3। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक नंगी तलवार है। आपके ठीक सामने वो इंसान घुटनों के बल बैठा है जिसने आपके पिता का कत्ल किया, आपकी गद्दी छीनी और आपकी माँ से शादी कर ली। बहुत ही खौफनाक मंजर है ना? उसकी पीठ आपकी तरफ है, वो निहत्ता है, बस एक वार और बरसों का इंतजार, बदले की वो आग सब शांत, लेकिन वो वार नहीं होता। यही तो सबसे बड़ी पहेली है। बिल्कुल। तलवार वापस म्यान में रख दी जाती है। मतलब आखिर क्यों कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन को ऐसे जिंदा छोड़ देगा? देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। और ये सिर्फ एक फैसले की बात नहीं है। ये सत्ता, मनोविज्ञान और इंसानी दिमाग की उस भूल भुलैया का दस्तावेज है जहां इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सही कहा आपने। ये वो मुकाम है जहां योजनाएं एक्शन में बदलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। इसके बजाय एक ऐसी जानलेवा गलती होती है जो हर किसी की किस्मत को बर्बादी की तरफ धकेल देती है। और इसे समझने के लिए हमें उस घुटन भरे माहौल में जाना होगा जो इस वक्त एल्सिनोर के महल में है। मुझे तो वो महल कम और एक जासूस खाना ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। राजा क्लॉडियस और उसका मंत्री पोलोनियस मतलब हर कदम पर छिपकर नजर रख रहे हैं। हाँ, और इसी दमघुंटू माहौल के बीच हैमलेट एक ऐसा एकालाप या सोलिलोकी बोलता है जो इतिहास में सबसे मशहूर है। होना या ना होना, यही तो सवाल है। टू बी और नॉट टू बी। हाँ, स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनी। जैसे कोई इंसान एक बहुत ऊंची अंधेरी खाई के किनारे खड़ा है, पीछे एक खूंखार भेड़िया है। यानी वो मानसिक तकलीफें जो उसे रोज नोच रही हैं। बिल्कुल, अपनों का दिया हुआ दर्द, और आगे वो अंधी खाई है। वो इंसान सोच रहा है कि रोज रोज घुट घुट कर मरने से बेहतर है एक बार में उस खाई में छलांग लगा दी जाए और सब खत्म कर दिया जाए। उस खाई का अंधेरा ही हैमलेट का सबसे बड़ा खौफ है। देखिए, छलांग लगाना यानी आत्महत्या कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है उसके लिए। तो फिर वो रुक क्यों जाता है? क्योंकि छलांग लगाने के बाद क्या, गिरने के बाद क्या होगा? जीवन के दुख तो जाने पहचाने हैं।
वो भेड़िया जो पीछे खड़ा है, कम से कम उसका चेहरा तो दिखता है। हाँ, ये बात तो है। हैमलेट कहता है कि मौत एक ऐसी नींद है जिसमें पता नहीं किस तरह के सपने आएंगे। अगर मौत के बाद की दुनिया इस असल दुनिया की तकलीफों से भी ज्यादा खौफनाक हुई तो इंसान कहाँ भागेगा? बाप रे, मतलब वो मौत के बाद के उस अनजानी दुनिया के डर से लकवा ग्रस्त सा हो गया है। बिल्कुल, उसे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं बचा है, लेकिन वो उस अज्ञात से डरता है। तो इसका मतलब ये कि वो उस दर्द को बर्दाश्त करने का फैसला करता है जिसे वो जानता है, बजाय उस दर्द को चुनने के जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सही पकड़े हैं आप। पर यार, उसकी यही उलझन और बेचैनी तब और भयानक रूप ले लेती है जब ओफेलिया उसके सामने आती है। और यहाँ सच बताऊं तो मुझे हैमलेट पर बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आना लाजमी है ना? जो इंसान कल तक उस लड़की को प्रेम पत्र लिख रहा था, अचानक वो इतना क्रूर कैसे हो गया? वो सीधे ओफेलिया के चेहरे पर कहता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और जाओ जाकर किसी मठ में बंद हो जाओ। गेट दी टू अ ननरी। हाँ, वो सिर्फ ओफेलिया को नहीं बल्कि पूरी स्त्री जाति को धोखेबाज बता रहा है। ये तो सरासर क्रूरता है। क्या वो पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है यहाँ पर? से बुरी तरह टूटा हुआ है। अपनी माँ की वजह से। बिल्कुल। उसकी माँ ने उसके पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद अपने देवर से शादी कर ली। इस विश्वासघात ने मतलब उसके मन में औरतों के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। तो वो अपना सारा ट्रॉमा ओफेलिया पर निकाल रहा है। एक हद तक हाँ, लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है जो हमें नहीं भूलना चाहिए। उस वक्त कमरे में वो दोनों अकेले नहीं है। और ये हाँ, राजा क्लॉडियस और पोलोनियस पर्दे के पीछे छिपे हैं। मैं तो ये भूल ही गया था। और हैमलेट कोई मामूली दिमाग वाला इंसान नहीं है, वो बहुत तेज है। महल का माहौल ऐसा है जहाँ दीवारें भी सुनती हैं। तो क्या उसे पता चल गया था कि कोई सुन रहा है? बिल्कुल, जैसे ही उसे भनक लगती है कि ओफेलिया उससे मिलने खुद नहीं आई है, बल्कि पोलोनियस और राजा ने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है, उसका व्यवहार तुरंत बदल जाता है। ओहो, तो ये सब एक नाटक था। हाँ, और वो मठ में जाने की बात इसलिए नहीं कह रहा कि वो सिर्फ उसे ताना मारना चाहता है। उस जमाने की राजनीति में किसी को मठ या कॉन्वेंट में भेजने का मतलब था उसे दुनिया की साजिशों और गंदी राजनीति से हमेशा के लिए दूर कर देना। मतलब वो शायद ओफेलिया को इस महल के खूनी खेल से दूर धकेल रहा है ताकि वो बच सके। बिल्कुल, ये एक तरह का बचाव भी हो सकता है। वाह, वो उसे ठेस पहुंचा रहा है ताकि वो उससे दूर रहे। पर पर्दे के पीछे छिपा क्लॉडियस तो कोई बेवकूफ नहीं है ना? उसकी प्रतिक्रिया मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, क्लॉडियस बहुत शातिर है। वो तुरंत भांप लेता है कि ये कोई प्यार में पागल हुए आशिक की बड़बड़ाहट नहीं है। वो कहता है प्यार नहीं, इसके दिमाग में कुछ और ही पक रहा है। क्लॉडियस को समझ आ गया है कि हैमलेट उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वो हैमलेट के इस पागलपन के मुखौटे के पीछे छिपे खतरे को महसूस कर लेता है। और यहीं से दोनों के बीच एक मानसिक शतरंज का खेल शुरू हो जाता है। एकदम सही। क्लॉडियस हैमलेट के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा है और हैमलेट क्लॉडियस का असली चेहरा सामने लाने की तैयारी कर रहा है। और इसके लिए हैमलेट एक ऐसा तरीका चुनता है जो बहुत ही अनोखा है। मतलब वो कला का सहारा लेता है। द माउस ट्रैप। हाँ, चूहेदानी। वो महल में आए कुछ अभिनेताओं के जरिए एक नाटक करवाता है। पर मैं ये सोच रहा था कि अगर उसे भूत की बात पर यकीन करना ही था तो सीधे जाकर वार क्यों नहीं किया? ये नाटक करवाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि भूत एक पारलौकिक साया है। उस जमाने की मान्यताओं के अनुसार भूत कोई शैतानी ताकत भी हो सकता है जो इंसान को भटकाकर उससे कोई पाप करवाना चाहता हो। अच्छा, तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता था? बिल्कुल नहीं। हैमलेट आंख मूंदकर हत्या नहीं कर सकता। उसे एक ठोस सबूत चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जहां हर इंसान झूठ बोल रहा है, जहां हर चेहरा एक मुखौटा है, वहां सिर्फ फिक्शन या कल्पना ही ऐसा माध्यम बचता है जो सच को सामने ला सके। कमाल की बात है। और हैमलेट उन कलाकारों को साफ हिदायत देता है कि कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं करेगा। वो चाहता है कि मंच पर जो भी हो वो बिल्कुल असल जिंदगी जैसा लगे। हाँ, वो निर्देशक बनकर उन्हें समझा रहा है कि भावनाओं को स्वाभाविक रखना है। और उस नाटक की कहानी बिल्कुल वही है जो भूत ने उसे बताई थी। एक राजा बागीचे में सो रहा है और उसका अपना ही रिश्तेदार आता है और उसके कान में जहर डाल देता है। यहाँ नाटक एक आईने की तरह काम कर रहा है। जब क्लॉडियस दरबार में बैठकर उस दृश्य को देखता है तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहा होता, वो अपना खुद का अपराध देख रहा होता है। बिल्कुल, अपना सबसे खौफनाक राज सबके सामने मंच पर खेलते हुए देख रहा है। इंसान दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन जब उसके अपने अपराध को उसके सामने दोहराया जाता है तो उसका शरीर और उसका नर्वस सिस्टम उसके काबू में नहीं रहता। और बिल्कुल यही होता है। वो दृश्य कितना तनावपूर्ण रहा होगा, सोचिए। पूरा दरबार शांत है, सब मगन है। लेकिन जैसे ही वो अभिनेता कान में जहर डालता है, क्लॉडियस अचानक खड़ा हो जाता है।
वो घबराकर रोशनी की मांग करता है और वहां से भाग खड़ा होता है। यही तो हैमलेट की जीत थी। हैमलेट की चाल पूरी तरह से कामयाब रही। उसे कोई गवाह नहीं चाहिए था। अपराधी की घबराहट ही उसका सबसे बड़ा इकबालिया बयान बन गई। इस जीत के बाद हैमलेट का उत्साह देखने लायक होता है। वो इस बात से रोमांचित है कि इसने राजा के सबसे गहरे राज को भेद दिया है। उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर पूरा यकीन हो गया है। हाँ, और इसी आत्मविश्वास की झलक हमें तब दिखती है जब उसके पुराने दोस्त रोजेनक्रांज और गिल्डनस्टर्न उसके पास आते हैं, जो दरअसल राजा के जासूस हैं। बिल्कुल। वो उसे राजा के पास ले जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर बांसुरी वाला वो दृश्य आता है जो मुझे इस पूरे स्रोत का सबसे बेहतरीन हिस्सा लगा। हाँ, वो बहुत ही गहरा दृश्य है। हैमलेट गिल्डनस्टर्न के हाथ में एक बांसुरी थमाता है और कहता है, इसे बजाओ। जब गिल्डनस्टर्न कहता है कि उसे ये बजाना नहीं आता, तो हैमलेट का जवाब एक तमाचे की तरह पड़ता है। वो क्या कहता है? वो कहता है, तुम मुझे एक मामूली सा साज समझ रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम मेरी भावनाएं पढ़ लोगे, मुझे अपनी उंगलियों पर नचा लोगे? जब तुम एक लकड़ी की बांसुरी नहीं बजा सकते तो मुझे कैसे कंट्रोल करोगे? ये संवाद इंसानी स्वाभिमान और जटिलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो उन्हें स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वो उनकी हर चाल, हर धोखे को समझता है। वो कोई सीधा साधा वाद्य यंत्र नहीं है जिससे राजा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। और वो ये भी साबित कर रहा है कि वो बिल्कुल पागल नहीं है। उसकी मानसिक स्पष्टता इस समय अपने चरम पर है। तो अब जब सब कुछ साफ हो चुका है, क्लॉडियस का चेहरा बेनकाब हो चुका है, तो अब बात एक्शन पे आनी चाहिए ना? हाँ, अब तो उसे वार करना चाहिए। और फिर आता है वो मौका जिससे हमने शुरुआत की थी। क्लॉडियस एक कमरे में अकेला है, वो घुटनों के बल बैठा है। इस दृश्य की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पहली बार हमें क्लॉडियस के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिलता है। हाँ, वो खुद से बातें कर रहा है। और वो स्वीकार करता है कि उसके हाथ अपने भाई के खून से रंगे हैं। उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही है। वो बाइबल के उस पहले कत्ल का जिक्र करता है जहां केन ने अपने भाई एबल को मारा था। वो कहता है कि उसका अपराध इतना घिनौना है कि उसकी बदबू आसमान तक जा रही है। लेकिन यहाँ पर मेरी उलझन और बढ़ जाती है। कैसी उलझन? मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम्हें इतना ही पछतावा है तो तुम राजा की गद्दी छोड़ क्यों नहीं देते, सब कुछ कबूल क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि इंसान का लालच उसके पछतावे से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। देखिए, क्लॉडियस प्रार्थना तो करना चाहता है, वो भगवान से माफी मांगना चाहता है, लेकिन वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल, वो उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहता जो उसे उस हत्या के बदले मिली हैं, उसका ताज, उसकी सत्ता और रानी गॉटरूड। बिना छोड़े माफी कैसे मिलेगी? वो खुद जानता है कि बिना प्रायश्चित किए, बिना लूटे हुई चीजें लौटाए कोई माफी नहीं मिल सकती। ये एक खोखली प्रार्थना है। वो स्वर्ग और दुनियादारी दोनों को एक साथ मुट्ठी में रखना चाहता है। और ठीक इसी वक्त हैमलेट वहां पहुंचता है। क्लॉडियस की पीठ उसकी तरफ है। एक पल, सिर्फ एक पल लगेगा तलवार चलाने में और सब खत्म। लेकिन हैमलेट रुक जाता है। वो वार नहीं करता। मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा हूं। एक इंसान जिसे इतना बड़ा सबूत मिल गया हो, जो अभी अपनी जीत पे इतना खुश था, वो इंतजार क्यों करेगा? क्या ये बदला है या कोई दार्शनिक बहस चल रही है उसके दिमाग में? हैमलेट की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है कि वो हर चीज को तर्क और दर्शन की कसौटी पर कसने लगता है। ओवर थिंकिंग। बिल्कुल। वो सोचता है कि अगर मैं इसे इस वक्त मार दूं, जब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो इसकी आत्मा सीधे स्वर्ग जाएगी। अच्छा, वो ये सोच रहा था। हाँ, और दूसरी तरफ हैमलेट के पिता को सोते हुए मारा गया था। उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए उनकी आत्मा नरक जैसी जगह या पर्गेटरी में भटक रही है। तो वो सिर्फ एक जान के बदले जान नहीं चाहता, वो चाहता है कि हत्यारे को मौत के बाद भी सजा मिले। सही कहा। वो फैसला करता है कि वो तब वार करेगा जब क्लॉडियस कोई बुरा काम कर रहा होगा, शराब पी रहा होगा या गुस्से में होगा। यार, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये कि हैमलेट का वो पूरा तर्क ही गलत बुनियाद पर टिका था। बिल्कुल। जिस वजह से उसने क्लॉडियस को नहीं मारा, वो वजह हकीकत में थी ही नहीं। मतलब? वो प्रार्थना। हाँ। जैसे ही हैमलेट वहां से बिना वार किए चला जाता है, क्लॉडियस अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मेरे शब्द तो ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन मेरे विचार इसी जमीन पर रेंग रहे हैं। ओहो, मतलब वो सच्चे मन से प्रार्थना कर ही नहीं रहा था, जो अब दोबारा कभी नहीं आएगा। और जब आप एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयार हों और अचानक खुद को रोक लें, तो वो कुंठा, वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी बन जाती है। और वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो फूटेगा। और वो कुंठा फूटती है अगले ही दृश्य में। हैमलेट अपनी माँ रानी गर्ट्रूड के कमरे में जाता है। हाँ, उसका मानसिक संतुलन अब बहुत नाजुक स्थिति में है। वो उस मौके को गंवाने की खींच में उबल रहा है। रानी के कमरे का माहौल ऐसा है जैसे हवा में बारूद खुला हो।
हैमलेट शब्दों से अपनी माँ पर सीधे वार करता है। वो गर्टरूड से कहता है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुमने क्या पाप किया है। वो अपनी माँ को आईना दिखा रहा है। बिल्कुल। वो कहता है, तुमने एक देवता जैसे पति को छोड़कर एक हत्यारे से शादी कर ली। उसके शब्द इतने तीखे और हिंसक हैं कि गर्टरूड को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगता है। वो डरकर चिल्लाती है। और इसी चीख के साथ कमरे में मौजूद एक और इंसान की आवाज आती है। पर्दे के पीछे से। हाँ, महल के उस भारी पर्दे के पीछे राजा का वफादार मंत्री पोलोनियस छिपकर ये सब सुन रहा था। जब रानी चिल्लाती है तो बचाव के लिए पोलोनियस भी आवाज करता है। और बस हैमलेट का वो रुका हुआ हाथ, वो कुंठा जो प्रार्थना कक्ष में जमा हुई थी, बिना सोचे समझे बाहर आ जाती है। हैमलेट अपनी तलवार निकालता है और उस पर्दे के आर पार सीधा वार कर देता है। उसे लगता है कि पर्दे के पीछे राजा क्लॉडियस है। उसे लगता है कि जो काम वो पहले नहीं कर पाया वो अब पूरा हो गया। लेकिन जब वो पर्दा हटाता है तो वहां राजा नहीं बल्कि पोलोनियस जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। एक ऐसा इंसान जिसकी सजा कम से कम मौत तो नहीं होनी चाहिए थी, वो मारा जाता है। जहाँ उसे सोच समझकर वार करना चाहिए था, वहां वो दार्शनिक बन गया। और जहां उसे रुकना चाहिए था, वहां उसने बिना देखे ही तलवार चला दी। ये घटना मतलब पूरे समीकरण को ही बदल देती है। ये वो क्षण है जहां से हैमलेट की भूमिका पूरी तरह बदल जाती है। अब तक वो एक पीड़ित था जो अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रहा था। लेकिन पोलोनियस की हत्या ने उसे भी एक कातिल बना दिया है। बिल्कुल, उसके हाथ अब खून से रंगे हैं। इस एक गलती से उसने पोलोनियस के बेटे को भी बदला लेने का कारण दे दिया है। उसने अनजाने में अपने ही अंत की शुरुआत कर दी है। और तभी इस पूरे खौफनाक माहौल के बीच कमरे में भूत फिर से लौट आता है, हैमलेट के पिता की आत्मा। वो हैमलेट को याद दिलाने आता है कि तुम्हारा मकसद क्लॉडियस है, अपनी माँ को प्रताड़ित करना नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब बात होती है ना? गर्टरूड को वो भूत नहीं दिखता। हाँ, उसे सिर्फ ये दिख रहा है कि उसका बेटा शून्य में घूर रहा है, खाली हवा से बातें कर रहा है। पिछली बार जब भूत आया था तो वो महल के पहरेदारों को भी दिखा था, तो इस बार क्यों नहीं? इस बार का भूत शायद हैमलेट के टूटते हुए मानसिक संतुलन का ही एक हिस्सा है। गर्टरूड के लिए ये इस बात का पक्का सबूत है कि उसका बेटा पूरी तरह से पागल हो गया है। हैमलेट लाख समझाता है कि वो सच देख रहा है, लेकिन एक ऐसे इंसान पर कौन यकीन करेगा जिसने अभी अभी एक कत्ल किया हो और अब हवा से बातें कर रहा हो? कोई नहीं करेगा। तो इस तीसरे अध्याय में हमने जो भी देखा वो इंसानी स्वभाव के विरोधाभासों का एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन है। एक तरफ वो जरूरत से ज्यादा सोचता है तो मौका गवा देता है। दूसरी तरफ वो बिना सोचे वार करता है तो एक बहुत बड़ी तबाही को जन्म दे देता है। अगर हम इन सभी घटनाओं का निचोड़ निकालें तो अपराध बोध और इंसानी कमजोरी की एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। एक्शन वर्सेस इनएक्शन। हाँ। क्लॉडियस बाहरी दुनिया के लिए एक शक्तिशाली राजा है, लेकिन अंदर से वो एक डरा हुआ इंसान है। और हैमलेट बाहर से एक बुद्धिमान राजकुमार है, लेकिन अंदर से वो अपने ही विचारों का कैदी बन चुका है। इस गहरी चर्चा के बाद एक ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है जो इस पूरी कहानी को हमारी आज की जिंदगी से जोड़ता है। वो क्या? जरा सोचिए, एल्सिनोर का वो पूरा महल एक सर्विलांस स्टेट यानी जासूसी का अड्डा बन गया था, जहां हर कोई किसी न किसी पर नजर रख रहा है। हाँ, पर्दे के पीछे जासूस हैं, कला के जरिए छिपकर राजा को देखा जा रहा है। हर कोई देख रहा है और हर कोई जानता है कि उसे देखा जा रहा है। और यही वो चीज है जो इंसान के व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जब आपको पता होता है कि कोई आप पर नजर रख रहा है तो आप स्वाभाविक नहीं रह जाते। बिल्कुल। हैमलेट पागलपन का नाटक कर रहा है, क्लॉडियस एक अच्छे राजा का नाटक कर रहा है। और ये मुझे हमारी आज की दुनिया की याद दिलाता है, आज के डिजिटल युग की। हाँ, आज हम डिजिटल कैमरास, सोशल मीडिया और हर पल नजर रखने वाले इस डिजिटल महल में जी रहे हैं, जहां हर क्लिक, हर लाइक और हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। सोचकर देखिए, जब हमें पता है कि हमारी हर हरकत पर किसी की नजर है, चाहे वो कोई एल्गोरिदम हो या हमारे फॉलोअर्स, तो क्या हम अपनी असल जिंदगी जी रहे हैं? या हम भी हैमलेट और क्लॉडियस की तरह बस एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं? तो ये था हैमलेट बुक का एक्ट 3। आपको इस पार्ट में क्या समझ आया और कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके बताएं। अब हम शुरू करते हैं एक्ट 4। तो हम फिर से डेनमार्क के राजमहल में वापस आ गए और सच कहूं तो हालात बहुत खराब है। हाँ, मतलब हैमलेट ने अभी अभी खून किया है। राजमहल के एक बंद कमरे में एक पर्दे के पीछे उसने अपनी तलवार घोंप दी है। बिल्कुल, और खून बह रहा है। एक पुराना वफादार मंत्री जो है पोलोनियस,
वो फर्श पर बेजान पड़ा है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि एक हत्या हुई है। मतलब जो राजमहल अब तक सिर्फ पॉलिटिक्स और दांव पेच का अखाड़ा था ना, वो अब अचानक से एक खौफनाक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। सही कह रही हैं आप। इस एक मौत ने डेनमार्क के सबसे ताकतवर लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है। हम ये समझेंगे कि कैसे साजिशें, पागलपन और बदले की आग इस एक्ट 4 में अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। हाँ, और कैसे एक इंसान का डर पूरी व्यवस्था को मतलब पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। बिल्कुल। और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस बात पर गौर करें कि कैसे एक छोटा सा झूठ या एक भूल कई और मौतों का कारण बन जाती है। तो हत्या के बाद राजमहल में क्या हड़कंप मचता है, वहां से शुरू करते हैं। देखिए, रानी घटरूड जो है ना, जिसने अभी अभी अपने बेटे को एक कातिल के रूप में देखा है, वो कांपते हुए राजा क्लॉडियस के पास जाती है और वो उसे बताती है कि हैमलेट ने पोलोनियस को मार डाला है। अब यहाँ क्लॉडियस का रिएक्शन जो है वो बहुत कुछ कहता है। हाँ, मतलब एक नॉर्मल इंसान या एक सच्चा राजा होता तो वो अपने मंत्री की मौत पर दुख जताता ना, न्याय की बात करता। वही तो। लेकिन क्लॉडियस के मुंह से दुख का एक शब्द भी नहीं निकलता। उसकी पहली सोच सिर्फ खुद को बचाने की है। वो सोचता है अगर मैं उस पर्दे के पीछे होता तो आज मेरी लाश वहां पड़ी होती। बाप रे, मतलब वो सिर्फ अपनी जान की फिक्र है। क्लॉडियस बिल्कुल शतरंज के एक ऐसे खिलाड़ी की तरह लग रहा है जो बाहर से तो बहुत शांत दिख रहा है लेकिन अंदर से पूरी तरह घबराया हुआ है। एकदम सटीक उदाहरण है। उसने धोखे से राजा का मुकुट पहन तो लिया है, लेकिन अब उसे हर मोहरे में अपना कातिल नजर आ रहा है। हाँ, उसे समझ आ गया है कि हैमलेट का जो पागलपन है वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सीधा उसकी कुर्सी और उसकी जान के लिए खतरा है। और इसी घबराहट में ना वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है, हैमलेट को तुरंत इंग्लैंड भेजने का फैसला। पर एक्सपर्ट साहब, मतलब ये सिर्फ कोई नॉर्मल ट्रिप तो था नहीं इंग्लैंड का। बिल्कुल नहीं, ये असल में एक डेथ वारंट था जिसे शाही मोहर के पीछे छिपाया गया था, क्योंकि क्लॉडियस सीधे तौर पर हैमलेट को नहीं मार सकता था। हाँ, क्योंकि रानी गर्ट्रूड हैमलेट से बहुत प्यार करती है और जनता भी उसका सम्मान करती है। सही कहा। तो वो एक कायरों वाला रास्ता चुनता है। वो एक गुप्त पत्र लिखता है और उसे हैमलेट के ही दोस्तों रोसिंक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न के हाथों इंग्लैंड भेजता है। और उस लेटर में क्या लिखा होता है? उसमें इंग्लैंड के राजा के लिए साफ आदेश था कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुंचे उसका सिर कलम कर दिया जाए। मतलब बिना अपने हाथ गंदे किए वो अपना कांटा निकालना चाहता था। कितनी भयानक चालाकी है ये। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हैमलेट को देखें तो वो तो बिल्कुल ही अलग जोन में है। उसने शव को कहीं छिपा दिया है और जब उससे पूछताछ हो रही है तो वो पहेलियां बुझा रहा है। हाँ, वो दरबारियों का मजाक उड़ा रहा है। वही तो। मतलब ये देखकर किसी को भी अजीब लगेगा कि एक इंसान जिसने अभी अभी खून किया है वो इतना बेबाक और निडर कैसे हो सकता है। देखिए, हैमलेट ने एक ऐसी मानसिक सीमा पार कर ली है जहां से वापसी मुश्किल है। वो अब सिर्फ पागलपन का नाटक नहीं कर रहा, बल्कि उन सत्ताधारी लोगों को आईना दिखा रहा है कि अंत में राजा और भिखारी दोनों को मिट्टी में ही मिलना है। तो जो लोग अभी ये डीप डाइव सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपको क्या लगता है, हैमलेट का ये जो बेबाक रवैया है ये उसकी असली हिम्मत है या सिर्फ एक और दिखावा? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। ये सच में सोचने वाली बात है। खैर, क्लॉडियस जहां महल में ये राजनीति कर रहा है, वहीं इंग्लैंड जाते हुए रास्ते में हैमलेट को एक ऐसा नजारा दिखता है जो उसकी सोच ही बदल लेता है। हाँ, वो नॉर्वे के राजकुमार फोर्टनब्रास की सेना को देखता है। हजारों सैनिक मार्च करते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल। और जब हैमलेट पूछता है कि भाई ये इतनी बड़ी सेना कहाँ जा रही है, तो उसे पता चलता है कि वे पोलैंड से लड़ने जा रहे हैं। और वो भी जमीन के एक ऐसे छोटे और बेकार टुकड़े के लिए जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। सही कहा। फोर्टनब्रास महज अपनी शान और नाम के लिए इतने सारे निर्दोष लोगों की जान दांव पर लगा रहा है। इसे तो हम आज की दुनिया के हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए दो बड़ी कंपनियां किसी एक बेकार से पेटेंट के लिए अदालतों में करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही हों। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अहंकार उन्हें पीछे नहीं हटने देता। बिल्कुल। और ये नजारा देखकर हैमलेट आत्मग्लानि से भर जाता है। वो सोचता है कि यार ये लोग बिना किसी बड़ी वजह के जान देने को तैयार हैं और मेरे पास तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने का इतना बड़ा कारण है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये सीन दार्शनिक रूप से बहुत गहरा है। ये हैमलेट के लिए एक वेकअप कॉल की तरह काम करता है। यहीं से वो मानसिक रूप से एक्शन लेने के लिए तैयार होता है और कहता है, माई थॉट्स बी ब्लडी। मतलब अब से मैं सिर्फ बदले के बारे में सोचूंगा। हाँ, अब वो बहाने नहीं बनाएगा।
लेकिन जब हैमलेट बाहर अपना ये संकल्प मजबूत कर रहा है ना, तब पीछे डेनमार्क में कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। ओफेलिया की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है। ये इस पूरे एक्ट का सबसे दुखद हिस्सा है। ओफेलिया अपने पिता की मौत के सदमे से सच में पागल हो गई है। और यहाँ मुझे एक बहुत ही गहरा पॉइंट नजर आता है। मतलब हैमलेट का पागलपन तो सिर्फ एक नाटक था, एक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन उसके उस नाटक का नतीजा ये हुआ कि ओफेलिया की मानसिक स्थिति सच में बिगड़ गई। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है ये। पागलपन की जो थीम है ना, उसमें नकली और असली का ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। ओफेलिया अब वो शांत लड़की नहीं रही, वो प्यार के धोखे और मौत के अजीब अजीब गाने गा रही है। और वो फूल बांटने वाला सीन, वो कितना पावरफुल है। हाँ, वो फूल जो बांटती हैं उनमें बहुत गहरा प्रतीकवाद है। जैसे वो रोजमेरी देती है यादों के लिए, पैंसी सोच विचार के लिए, और रू यानी पछतावे का प्रतीक। वो सीधे तौर पर क्लॉडियस या गटरूड पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी, तो फूलों के जरिए अपना दर्द दिखा रही है। वो अपनी गिटशिप्त हालत में पहली बार सच बोल पा रही है। और इसी बीच एक और तूफान राजमहल में आ जाता है। ओफेलिया का भाई लर्टीस। अरे हाँ, लर्टीस की वापसी। वो तो गुस्से में आग बबूला होकर आता है। सीधा क्लॉडियस पर इल्जाम लगाता है। हाँ, उसे कोई परवाह नहीं है कि सामने राजा है, उसे बस अपने पिता की मौत का हिसाब चाहिए। तो यहाँ मैं एक बार फिर से ऑडियंस की तरफ मुड़ना चाहूंगी। इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि ओफेलिया की इस हालत का असली जिम्मेदार कौन है, हैमलेट या क्लॉडियस? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दिलचस्प सवाल है। देखिए, हैमलेट अपने पिता का बदला लेना चाहता है और लियाटेज अपने पिता और बहन दोनों के लिए तड़प रहा है। लेकिन क्लॉडियस बहुत चालाक है। वो लियाटेज के इस गुस्से को बड़ी ही आसानी से अपने फायदे के लिए मोड़ देता है। कैसे? मतलब वो तो उसी पे हमला करने आया था ना। हाँ, लेकिन क्लॉडियस उसे शांत करता है और उकसाता है कि तुम्हारे पिता का असली कातिल तो हैमलेट है। वो लियाटेज को हैमलेट के खिलाफ अपना हथियार बना लेता है। बाप रे! क्लॉडियस को लगता है कि उसने सब कंट्रोल कर लिया है। लियाटेस उसकी मुट्ठी में है और हैमलेट तो मरने के लिए इंग्लैंड जा ही रहा है। पर तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, होरेशियो को एक खत मिलता है ना, हाँ। हैमलेट का खत। बिल्कुल। और इस खत में लिखा है कि रास्ते में हैमलेट के जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था। ये तो एकदम फिल्म वाला सीन हो गया। हाँ, लेकिन हैमलेट ने चालाकी से उन लुटेरों से डील कर लिए और अब वो सही सलामत डेनमार्क वापस आ रहा है। और ये खबर क्लॉडियस के लिए तो किसी झटके से कम नहीं होगी। उसका पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। और यहीं से क्लॉडियस और लर्टिस मिलकर एक नया और बहुत ही खौफनाक मर्डर प्लान बनाते हैं, जो मुझे किसी हाइस्ट मूवी के प्लान की तरह लगता है। मतलब विलेन कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता, प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार रखता है। एकदम सही पकड़ा आपने। प्लान ए ये है कि लर्टिस और हैमलेट के बीच तलवारबाजी यानी डुअल होगा और लर्टिस की तलवार की नोक पर एक बहुत ही खतरनाक जहर लगा होगा। बस एक खरोच और खेल खत्म। हाँ, लेकिन क्लॉडियस तो कायर है ना, उसे डर है कि अगर लर्टिस हार गया तो क्या होगा, इसलिए वो प्लान बी भी बनाता है, जो कि वो जहर मिला हुआ ड्रिंक है ना। बिल्कुल। अगर हैमलेट ने तलवार से बच भी गया तो प्यास बुझाने के लिए जैसे ही वो ड्रिंक पिएगा वो मारा जाएगा। मतलब मौत का पूरा चक्रव्यूह रच दिया गया है। लेकिन जब ये दोनों अपनी ये साजिश रच ही रहे होते हैं, तभी एक और बहुत बुरी खबर आती है। हाँ, रानी गटरू उड़ाकर बताती है कि ओफेलिया नदी में डूबकर मर गई है। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और गर्ट्रूड जिस तरह से उसका वर्णन करती है कि वो फूलों की माला बनाते हुए पेड़ से गिर गई और फिर गाना गाते हुए धीरे धीरे डूब गई। ये साफ नहीं है कि ये कोई एक्सीडेंट था या उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन इस खबर से लियोटीज पूरी तरह टूट जाता है। और उसका जो गुस्सा है वो अब एक ऐसी भयंकर आग बन चुका है जो सब कुछ जला देगी। सही कह रही हूँ। पोलोनियस और ओफेलिया दोनों की मौत हो चुकी है, क्लॉडियस की खतरनाक योजना तैयार है और लियोटीज अब पूरी तरह से एक विलन बन चुका है। ट्रेजेडी अपने चरम पर है। जरा सोचिए, अगर हैमलेट ने उस दिन अनजाने में बिना देखे पोलोनियस को ना मारा होता, तो क्या ओफेलिया का पागलपन और लियर्टिस के बदले की ये भयंकर चेन कभी शुरू होती? शायद कभी नहीं। वही ना, मतलब कभी-कभी एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देती है। इस पर जरूर सोचिएगा। तो ये था हैमलेट बुक का एक्ट 4। आपको इस पार्ट में क्या समझ आया और कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके बताएं। अब हम शुरू करते हैं एक्ट 5। सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार। एकदम सही। आप हर कदम नाप तोल कर उठाते हैं, हर छोटी बात का
एनालिसिस करते हैं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आप हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब समय आपके हाथ से निकलने लगता है और आप अचानक अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हैं, तो आपकी एक छोटी सी चूक या हड़बड़ाहट आपके पूरे परिवार की, आपके प्यार की और खुद आपकी जान ले लेती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है ना? और हैमलेट के महान नाटक हैमलेट का जो अंतिम भाग है, यानी एक्ट 5, वो कुछ इसी तरह की तबाही की कहानी है। सही कहा। और आज हम जिन पेपर्स और लिटरेरी एनालिसिस पर चर्चा कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि कहानी का अंत क्या होता है। तो आज हमारा फोकस क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान जब कंट्रोल और केओस यानी नियंत्रण और अराजकता के बीच फंसता है, तो उसका दिमाग कैसे काम करता है। मतलब ये बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल बात हो गई, क्योंकि हैमलेट के शुरुआती 4 एक्ट्स में तो जहां तक मुझे याद है सिर्फ और सिर्फ सोच विचार और रणनीतियां ही चल रही थी। हाँ, वहाँ सब कुछ बहुत धीमा था। लेकिन ये 5वां एक्ट एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो बिना किसी चेतावनी के फट पड़ता है। एकदम से फट पड़ता है। और यही बात इस हिस्से को इतना अद्भुत बनाती है। बिल्कुल। अगर हम हैमलेट के पूरे सफर को इस कंट्रोल बनाम केओस के नजरिए से देखें, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। कैसे? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, शुरुआत में हैमलेट सोचता है कि वो अपनी बुद्धिमानी से सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वो पागलपन का नाटक करता है, लोगों की परीक्षा लेता है, सबूत इकट्ठा करता है। मतलब वो एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चल रहा था। बिल्कुल सही। लेकिन एक्ट 5 तक आते आते उसका ये सारा भ्रम टूट जाता है। यहाँ हम सिर्फ एक बदला पूरा होते हुए नहीं देख रहे। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जब इंसान की रची हुई योजनाएं बेकाबू हो जाती हैं, तो वो कितनी भयंकर तबाही लाती हैं। यहाँ हर छिपा हुआ इरादा पलटवार करता है। लेकिन यहाँ सबसे अजीब और दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि इस भयानक तबाही की शुरुआत किसी युद्ध के मैदान से नहीं होती। हाँ, शेक्सपियर ने इस ग्रैंड फिनाले की शुरुआत एक बेहद शांत और दार्शनिक जगह से की है। एक कब्रिस्तान से। सोचिए, क्लाइमैक्स बस आने ही वाला है और हम एक कब्रिस्तान में हैं जहां कोई एक्शन नहीं है। ये बहुत ही चौंकाने वाला नजारा है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि 2 कब्र खोदने वाले अपना काम कर रहे हैं। वो जमीन से पुरानी हड्डियां निकाल रहे हैं और मतलब मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो गाना गा रहे हैं, पहेलियां बुझा रहे हैं। हाँ, उन खोपड़ियों को ऐसे उछाल रहे हैं जैसे कोई खेल चल रहा हो। और फिर हैमलेट वहां आता है और वो जमीन से एक खोपड़ी उठा लेता है। और उसे पता चलता है कि वो खोपड़ी यॉरिक की है। यॉरिक वो इंसान था जो हैमलेट के बचपन में राजमहल का जोकर हुआ करता था, जिसने उसे कई बार अपने कंधों पर बिठाया था। हाँ, ये सीन सीधा दिल पर चोट करता है। हैमलेट को ये एहसास होता है कि सिकंदर महान हो या कोई आम आदमी, अंत में सब केवल हड्डियां ही रह जाते हैं। मृत्यु सबको बराबर कर देती है। एकदम सही। और यहाँ शेक्सपियर जिस मनोवैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है 2 बिल्कुल विपरीत चीजों को एक साथ रख देना। मतलब एक तरफ मौत का डर और दूसरी तरफ वो मजाक। हाँ, मृत्यु एक ऐसा विचार है जिससे इंसान स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा डरता है। लेकिन उन कब्र खोदने वालों के लिए ये बस एक रूटीन है, एक रोजमर्रा का काम है। उनके लिए राजा और फकीर में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी में मिलने के बाद कोई पद या रुतबा नहीं बचता। जब हैमलेट यॉरिक की वो खोपड़ी हाथ में लेता है, तो वो केवल एक पुराने दोस्त को याद नहीं कर रहा। वो एक बहुत गहरे सच का सामना कर रहा है ना। हाँ, वो उस ढांचे को देखकर सोचता है कि जो होंठ कभी बोलते थे, जो दिमाग कभी साजिशें रचता था, आज सब सिर्फ धूल हैं। ये इंसान के अहंकार पर बहुत बड़ा प्रहार है। ये बात सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब आज के समय में भी देखिए, हम अपनी पूरी जिंदगी हसल कल्चर में निकाल देते हैं। हाँ, रुतबे और पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे अहम इंसान हैं। लेकिन ये कब्रिस्तान का दृश्य हमारे उस सारे अहंकार को एक ही झटके में चकनाचूर कर देता है। एकदम सच कहा आपने। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है। चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या चीज? मतलब कहानी अपने सबसे सीरियस मोड़ पर है और शेक्सपियर हमें 2 कब्र खोदने वालों से चुटकुले सुनवा रहे हैं। इतने गंभीर संदेश के लिए ये मजाकिया अंदाज क्यों चुना उन्होंने? थोड़ी देर हंसाकर उनका तनाव कम करना। लेकिन गहराई में कुछ और बात है। हाँ, गहराई में जाए तो ये कॉमेडी ही इस ट्रेजेडी को और डरावना बना देती है। मौत को इस तरह हल्के में लेना दरअसल इंसान की बेबसी को दिखाता है। अच्छा, मतलब जब हम बेबस होते हैं तो हंसने लगते हैं। बिल्कुल। जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं और कोई ऐसा सच सामने होता है जिसे हम बदल नहीं सकते,
जैसे कि मृत्यु, तो इंसान अक्सर उसे मजाक से ढकने की कोशिश करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही डीप बात है। हम मौत पर हंस रहे हैं ताकि हमें रोना ना पड़े। सही कहा। और दूसरा कारण ये है कि ये मजाकिया अंदाज आगे आने वाले भयानक अंत के लिए एक जमीन तैयार करता है। कि मौत किसी का इंतजार नहीं करती। हाँ, और इंसान के बड़े बड़े नाटकों पर मौत सिर्फ हंसती है। क्या बात है। अब देखिए, इस दार्शनिक विचार से निकलते ही अचानक मृत्यु एक बेहद व्यक्तिगत और दुखद रूप में हैमलेट के सामने आ खड़ी होती है। आप ओफेलिया के अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी कब्रिस्तान में ओफेलिया का जनाजा आता है। वही ओफेलिया जिससे हैमलेट बहुत प्यार करता था और जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, संभवतः डूबकर। और यहीं से नाटक का माहौल एकदम से बदल जाता है। मौत जो अभी तक सिर्फ एक विचार थी, वो अचानक एक क्रूर सच्चाई बन जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि ओफेलिया का अंतिम संस्कार भी पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक संभावित आत्महत्या थी। हाँ, इसीलिए उसे पूरे धार्मिक सम्मान के साथ नहीं दफनाया जा रहा है। और ये बात उसके भाई लेटिस को अंदर तक तोड़ देती है। बाप रे। और फिर जो लेटिस करता है, वो अपने दुख पर काबू ही नहीं रख पाता और सीधा अपनी बहन की कब्र में कूद जाता है। लेटिस का वो दुख पूरी तरह से अनियंत्रित और सच्चा था। और ये देखकर हैमलेट का जो रिएक्शन था, वो तो और भी चौंकाने वाला था। बिल्कुल, हैमलेट भी अपने छिपने की जगह से बाहर आ जाता है। और उन दोनों के बीच वहीं उस खुली कब्र के अंदर हाथापाई शुरू हो जाती है। हैमलेट अचानक से इतने गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि वो ओफेलिया से इतना प्यार करता था जितना 40,000 भाई मिलके भी नहीं कर सकते। ये पहली बार था जब हैमलेट ने अपनी भावनाएं इतनी खुलकर जाहिर की। लेकिन यार, यहाँ मुझे कुछ खटकता है। जब ओफेलिया जिंदा थी तब तो हैमलेट ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। हाँ, उसने उसे बहुत अपमानित किया था। तो अब जब वो मर चुकी है, तो अचानक ये 40,000 भाइयों वाला प्यार कहाँ से आ गया? क्या ये सिर्फ उसका गिल्ट है जो इस तरह बाहर आ रहा है? यही तो इस नाटक की सबसे बड़ी विडंबना है। लव और लॉस, यानी प्रेम और हानि की थीम यहाँ सामने आती है। तो क्या उसका प्यार झूठा था? नहीं, प्यार झूठा नहीं था, लेकिन समस्या ये थी कि वो हमेशा अपने ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा रहा। मतलब बदला लेने के चक्कर में उसने प्यार को इग्नोर कर दिया। बिल्कुल, उसने प्रतिशोध के लक्ष्य को अपनी असल जिंदगी पर हावी होने दिया। उसने सही समय का इंतजार करने में इतना वक्त निकाल दिया कि वो उस प्यार को नजरअंदाज कर बैठा जो शायद उसे बचा सकता था। और वो अपनी सच्ची भावनाएं तब बताता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, ये दिखाता है कि जब इंसान अपने किसी भविष्य के लक्ष्य या बदले में अंधा हो जाता है, तो वो अपने जीवन की सबसे खूबसूरत चीजों को ही नष्ट कर बैठता है। ये बात तो आज की जिंदगी पर भी बहुत सटीक बैठती है। ऐसा होता है ना कि कोई इंसान अपने करियर के चक्कर में अपने ही परिवार को भूल जाता है। और फिर उसे कीमत का एहसास तब होता है जब समय हाथ से निकल चुका होता है। एकदम सही। ओफेलिया की मौत असल में हैमलेट के उसी बदले की कीमत थी। अब इस भारी भावनात्मक तूफान के बाद कहानी में एक नया और अप्रत्याशित बदलाव आता है। आप हैमलेट के उस शांत रूप की बात कर रहे हैं जो वो समुद्री यात्रा के बाद दिखाता है? इंग्लैंड जाते समय राजा क्लॉडियस की साजिश को पकड़ लिया। क्लॉडियस ने हैमलेट के ही पुराने दोस्तों रोसेनक्रेंस और गिल्डनस्टर्न के हाथों एक चिट्ठी भेजी थी कि इंग्लैंड पहुंचते ही हैमलेट का सर कलम कर दिया जाए। और यहीं पर हैमलेट का वो रूप दिखता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। वो चुपचाप उस चिट्ठी को बदल देता है। और नई चिट्ठी में क्या लिखता है? वो लिख देता है कि जो लोग ये संदेश लेकर आ रहे हैं उन्हें ही मार दिया जाए। और सबसे हैरानी की बात, हैमलेट को अपने उन पुराने दोस्तों को मारने का रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। वो बेहद शांत लहजे में होरेशियो से नियति की बात कर रहा है। वो कहता है कि जो होना है वो होकर रहेगा। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, उसके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जो हैमलेट पूरी कहानी में हर छोटा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचता था, वो अचानक इतना नियतिवादी कैसे हो गया? कई विश्लेषक इसे हैमलेट की मैच्योरिटी मानते हैं। मैच्योरिटी कैसे? पूरे नाटक में उसने हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ओफेलिया की मौत और उस समुद्री यात्रा के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह गईं। मतलब वो हार मान लेता है। वो अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है। वो समझ जाता है कि एक बहुत बड़ी शक्ति है जो घटनाओं को आकार देती है, और जब वो ये मान लेता है तो उसका मानसिक द्वंद्व शांत हो जाता है। लेकिन एक सेकंड, क्या सच में हम इसे सिर्फ मैच्योरिटी कह सकते हैं? क्योंकि उसने अपने दोस्तों को मरने भेज दिया और उसे फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। क्या ये संभव है कि वो अंदर से इतना टूट चुका है कि अब उसे किसी की जान की परवाह ही नहीं रही? आप बिल्कुल सही जगह उंगली रख रहे हैं। इसे पूरी तरह से सकारात्मक मैच्योरिटी कहना गलत होगा।
मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एक तरह की थकावट या डिप्रेसिव एक्सेप्टेंस है। वो तलेफोसिस पैरालिसिस से तो बाहर आ गया, लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ। हाँ, उसने अपने एक्शंस के परिणामों की परवाह करना छोड़ दिया है। ट्रॉमा से गुजरने वाले लोगों में अक्सर ये शून्यता आ जाती है। वो नियति का नाम लेकर दरअसल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। बिल्कुल, ये शांति नहीं है, ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। क्या बात कही आपने, थकावट को नियति का नाम दे देना। ये मुझे शतरंज के उस खिलाड़ी की तरह लगता है जो घंटों तक अपनी अगली चाल सोचता रहता है, लेकिन जब समय खत्म होने लगता है और वो हार रहा होता है, तो वो घबराहट में पूरा बोर्ड ही पलट देता है। हैमलेट ने भी 5वें एक्ट में बिना सोचे समझे बोर्ड पलट दिया है और इसके बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर तेजी से बढ़ती है। हाँ, चार राजा क्लॉडियस अपनी अंतिम और सबसे घातक साजिश तैयार कर चुका है। और ये साजिश विफल क्यों होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्लॉडियस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो चीजों को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो ओवर इंजीनियर करता है, मतलब एक सिंपल प्लान को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। उसने हैमलेट और लेयर्टिस के बीच एक तलवारबाजी का मुकाबला रखा। और योजना ये थी कि लेयर्टिस की तलवार तीखी होगी और उस पर एक बेहद तेज जहर लगा होगा। सिर्फ एक खरोंच और खेल खत्म। लेकिन क्लॉडियस का कंट्रोल का जुनून यही नहीं रुकता उसने बैकअप के तौर पर एक जहर मिला हुआ ड्रिंक भी तैयार रखा था कि अगर तलवार काम ना आए तो हैमलेट को वो ड्रिंक पिला देगा। और यही दोहरी साजिश उसकी तबाही का कारण बनती है। बिल्कुल, अगर क्लॉडियस ने सिर्फ तलवार पर जहर लगाया होता तो शायद वो जीत जाता। लेकिन वो अतिरिक्त जहरीला ड्रिंक एक ऐसा अराजक तत्व बन जाता है जो पूरी योजना को तबाह कर देता है। डोमिनो इफेक्ट की तरह। हाँ, द्वंद्व शुरू होता है। हैमलेट अच्छा खेल रहा होता है तो क्लॉडियस उसे ड्रिंक पेश करता है, लेकिन हैमलेट पीने से मना कर देता है। और तभी सबसे बड़ी अनहोनी होती है। रानी गर्ट्रूड, जो हैमलेट की माँ है, वो खुशी में वो जहरीला ड्रिंक उठा लेती है और पी जाती है। बाप रे! और क्लॉडियस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर खुलेआम बोल नहीं सकता कि उसमें जहर है। पलक झपकते ही सब तबाह हो जाता है। और दूसरी तरफ लर्टिस अपनी जहरीली तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है। हैमलेट के शरीर में जहर जा चुका है, लेकिन हाथापाई में तलवारें आपस में बदल जाती हैं और हैमलेट उसी जहरीली तलवार से लर्टिस को भी घायल कर देता है। अब कमरे में मौजूद तीनों लोगों के शरीर में मौत दौड़ रही है। गर्ट्रूड गिर पड़ती है और मरते हुए सबको सच बता देती है कि ड्रिंक में जहर था, और मरते हुए लर्टिस को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो हैमलेट को बता देता है कि ये सब क्लॉडियस की साजिश है। सच्चाई आखिरकार बाहर आ ही जाती है। और फिर हैमलेट, जिसके पास कुछ ही पल बचे हैं, वो बिना एक सेकंड सोचे उस जहरीली तलवार को क्लॉडियस के शरीर में घूम देता है और जबरदस्ती बचा हुआ जहरीला ड्रिंक भी उसे पिला देता है। क्लॉडियस अपने ही बिछाए जाल में मारा जाता है और अंत में हैमलेट भी जहर से मर जाता है। तो क्या इस सबको हम न्याय कहेंगे? क्या प्रतिशोध का कोई और अंत संभव था? अगर हम इसे न्याय की थीम पर देखें तो संदेश साफ है, बदला हमेशा विनाश लाता है। मतलब इस आग ने किसी को नहीं बख्शा। हाँ, हैमलेट ने न्याय पाने के लिए जो रास्ता चुना, उसने उसकी माँ, प्रेमिका, दोस्त और खुद उसकी जान ले ली। बिना सोचे किया गया काम उतना ही विनाशकारी होता है जितना बिना काम किए सिर्फ सोचना। हैमलेट ने पहले सिर्फ सोचा, जिससे ओफेलिया की जान गई, और फिर बिना सोचे सब भाग्य पर छोड़ दिया, जिससे बाकी सबकी जान गई। सच में रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। ये एक ऐसा कमरा बन गया है जहां हर तरफ सिर्फ लाशें हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर इस अंत को लेकर उठाया जाता है, शेक्सपियर ने कहानी को सिर्फ हैमलेट की मौत पर ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? एकदम अंत में फोर्टिनब्रास के आने का क्या मतलब है ना? हाँ, मरते वक्त हैमलेट अपने वफादार दोस्त होरेशियो को जिंदा रहने के लिए कहता है ताकि वो दुनिया को सच्ची कहानी सुना सके। और तभी नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास वहां पहुंचता है और नया राजा बन जाता है। इस बड़े परिदृश्य को समझना बहुत जरूरी है। शेक्सपियर बताना चाहते हैं कि व्यक्तिगत त्रासदियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, दुनिया कभी रुकती नहीं है। दुनिया का पहिया चलता रहता है। बिल्कुल, हैमलेट खत्म हो गया, लेकिन डेनमार्क राज्य अपनी जगह पर है। फोर्टिनब्रास का आना उस तबाही के बाद वापस राजनीतिक व्यवस्था के लौटने का प्रतीक है। मतलब प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती, सत्ता तुरंत अपनी जगह भर लेती है। और होरेशियो का जिंदा रहना, वो सच्चाई को सुरक्षित रखने का प्रतीक है। अगर वो भी मर जाता तो लोग हैमलेट को सिर्फ एक पागल कातिल समझते। क्या अद्भुत सोच है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, हाँ, तो पहली बात, इंसान हमेशा कंट्रोल और केओस के बीच झूलता है। और हैमलेट का ओवरथिंकिंग करना
और फिर सब कुछ नियति के भरोसे छोड़ देना, ये दोनों ही अतिवादी स्थितियां खतरनाक हैं। दूसरी बात, क्लॉटियस की तरह बहुत ज्यादा योजनाएं बनाना आपकी अपनी तबाही का कारण बन सकता है। क्योंकि आप उन अराजक तत्वों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और सच्चाई भले ही देर से सामने आए, पर आती जरूर है। बिल्कुल। अब जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ। इस पर शांति से विचार कीजिएगा। क्या सवाल है? सोचिए, अगर हैमलेट ने शुरुआत में इतना अधिक सोच विचार न किया होता, जिस रात उसे सच्चाई पता चली थी, उसी रात अगर उसने क्लॉडियस पर कदम उठाया होता, तो क्या वो इतने सारे निर्दोष लोगों की जान बचा सकता था? क्या ओफिलिया और हर्ट्रूड बच सकती थीं? हाँ, क्या उसका जरूरत से ज्यादा सोचना ही इस पूरी त्रासदी का कारण था, या फिर क्या ये विनाशकारी अंत ही उसकी नियति में लिखा था, जिसे टाला नहीं जा सकता था? ये सच में सोचने वाली बात है। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। तो ये था हैमलेट बुक का अंतिम एक्ट 5। आपको ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सी बुक की समरी सुनना पसंद करेंगे। मिलते हैं एक हैंड बुक के साथ। धन्यवाद।